हाँ, अब तो काफी पढ़ लिया तूने, अब तो करेक्ट बता दे यार। 22 हेड्स और 44 लेग्स और 44 हैंड्स। और एक पापा की बेल्ट। ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बच्चों ने टैक्स का पेपर देखा है कभी? ऐसा, मतलब, हो गया अब हमें महीना 2 महीना क्या करा टैक्स में। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज, डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? हम्म। 50। कितने नंबर का? 50। 50। बिल्कुल। जिसमें से एमसीक्यू कितने नंबर के? 15। एग्जैक्टली exactly। तो 35 नंबर का आपके क्वेश्चन आएंगे। कुछ बातें हैं जो कि रियलिटी है, जो लेके चलना होगा। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान डीटी का पेपर आसान बना दे, क्योंकि अल्टीमेटली आईसीएआई के हाथ में है कि उसने आपको कैसा टॉर्चर करना है। आपके हाथ में ये नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। पेपर जैसा आएगा, अगर पेपर आसान आएगा आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। अगर क्वेश्चन टफ होगा तो आपको टफ लगेगा। आप एक बात की गारंटी ले सकते हैं, जितनी तैयारी आपकी जैसे नोट्स बने हुए उससे बेहतरीन कहीं पर और नोट्स नहीं होंगे। बस हमने एग्जीक्यूशन लेवल पर सही करना है। आपका 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स का पेपर आएगा, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और वो 15 नंबर का होगा। और उसमें पांचों हेड डिडक्शन सब होगा। तो मैं चाह के भी उस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि 35 में से अगर मैं 15 को लूज करता हूं तो बचता ही क्या है भाई? 20 नंबर। मुझे पता भी नहीं लगेगा। वो 20 में से 8-10 और खराब कर देगा और मुझे लगेगा मैं डीटी में करा ही क्या है जिंदगी में। और बैकएंड की स्टोरी क्या है कि हमने डीटी में बहुत कुछ करा हुआ है। आप ये अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत सारी क्लासेस, 10-10 12-12 क्लासेस एक एक हेड की जा रही हैं। लेकिन जब आप पेपर देखोगे ना आपको लगेगा भाई ये क्या हो गया भाई। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर या वो नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं, इजी भी आ सकता है टफ भी आ सकता है, बट हम लोगों को फाइट करनी होगी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चे। एक बार मैं पेपर पैटर्न दोबारा से डिस्कस करता हूं आपके साथ। 50 नंबर का होगा पहला क्वेश्चन, होगा 15 नंबर का। क्या आप मुझे बता सकते हैं आगे वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे? हम्म। पता है सब बच्चों को? एक मिनट रुकना। हाँ जी। कलम कहाँ से आता है भाई? हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो होगा 15 का। ऑप्शनल या कंपलसरी? कंपल्सरी। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। क्या ये तीनों करने हैं या कोई दो? हम्म। कोई दो। एग्जैक्टली। एनी 2। विच मीन्स टोटल कितने मार्क्स हो गए? 35 हो गए बच्चे। कोई दो करूंगा तो 20 नंबर करूंगा। तो एक तो ये 15 नंबर का हो गया और एक 20 नंबर का। जस्ट इमेजिन। बहुत ज्यादती है बेटे। ठीक है, लेकिन मैं ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं आया। ज्यादती है कि क्या है, अपने को तैयार करना है। और मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो अभी रीसेंट पेपर है सितंबर 2024 का। काफी अच्छा नहीं आया था पेपर का लेवल, टफ ही बोलूंगा मैं। उसके भी सजेस्टेड नहीं है, बट वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, या तो खुद आंसर बना के वो है।
पर आज मैं आपका मनोबल गिराने नहीं आया हूं, मैं आपका मनोबल बढ़ाने आया हूं। और कौन सी अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे हम? May 24 का। क्या बच्चों ने May 24 का पेपर देखा सर जैन का तो इजी आएगा ना, सितंबर का मुश्किल आ गया अब। है? बस ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कोई लॉजिक है नहीं। बट हाँ, थोड़ा बहुत तू कह सकता है कि हर अटेम्प्ट में ऐसा मॉड्यूलेशन होता है कि एक थोड़ा इजी होता है, फिर अगला टफ, फिर अगला इजी, ऐसा हो रहा है 3-4 अटेम्प्ट से। ठीक है। लेकिन मतलब स्टिल मैं यही बोलूंगा कि डीटी के पेपर का लेवल, चाहे जो इजी वाला भी होता है, ऐसा मत सोचिएगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब दम लगता है भाई। ठीक है। तो एनीवेज, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, और नीचे के तीन में से कोई दो क्वेश्चन करने हैं, और वो है जी 20 नंबर का। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अपने को हैंडल तो करना ही है। तो आइए जरा, मैं आपको स्क्रीन में लेके चल रहा हूँ और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको ये पेपर कौन सा है जी मेरा, May 24 का। और मेरी, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ बच्चे, लाइक आपको लगेगा सर, हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा सर हम तो देख भी चुके हैं। ठीक है। और एक सेकंड बच्चे, यार, पापा प्लीज। ठीक है। तो आप बच्चों को ना लगेगा कि सर क्या ही आप ये बता रहे हो। ठीक है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत अभी पेपर, जब लोग बच्चे पेपर निकालते हैं ना, तो इतनी बेसिक लेवल पे मिस्टेक्स करते हैं, इतनी बेसिक, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है। क्योंकि कुछ भी ना प्रिज्यूम करा ही नहीं जा सकता कि मैं बोलूं कि ये बच्चे ने ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लिया होगा। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं वो चीज जरूर जरूर बोलूं ही बोलूं। ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से बात सुननी है, और अगर आपका हो सके, बिलीव मी, मैं जो आपको की पॉइंट्स बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है। कई बच्चों के पेपर देखने के बाद बच्चा कैसी कैसी गलतियां करता है, ये सब देखने के बाद मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चाहे आप पहला क्वेश्चन, क्या हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? कभी भी नहीं। ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। ये जो नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है ना, उसमें से जो आपको बेस्ट आता है, पहली चीज तो आपको वो करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है। दूसरा, प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब होती है भाई। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, पर फिर भी बच्चों के 40 नंबर पिछले पेपर में भी, September 24 में भी आ गए थे। लेकिन जब उन्हें पेपर निकाला ना, इतनी खराब प्रेजेंटेशन पे भी 40 नंबर आ गए ना, मैं तो बिल्कुल नहीं देता। ठीक है। तो आईसीआई ऐसा नहीं है दे देता है 40 नंबर भाई, वो बहुत गलतियां भाई पेपर में, मैंने देखी है बच्चों सर को। हाँ, चेक होके मिलेंगे कब? कौन से? कोई भी। आपका अकाउंट्स का पेपर एक और चेक हो गया, नंबर भी आज आ गए हैं आपके, शायद से 80 में से 53 है सर भेजो अकाउंट्स तो का। सही, ऐसे कैसे मतलब समझ ही नहीं आएगा। आप अनुराधा मैम को ग्रुप पे क्यों नहीं लिखते हो? डर लगता है वो वहीं से ठीक है, चाटा मैं मार उन्हें देंगी। बोलता हूँ, उन्होंने अब आज भी पूरी लिस्ट दी है, मैं बोल कर आया हूँ कि मैम लिस्ट बना के भेज दो। ठीक है, मैं अभी एक बार बोल रहा हूँ, रुक जा। हाउ क्यूट, डर लगता है, डर लगता है तेरे को मैम से? बेचारे हैं। सर अकाउंट से कौन से वाले चेक हुए? यार वो वाले चेक हुए हैं, इससे पहले वाले कौन, तुम्हारा दो टेस्ट हुए ना अकाउंट्स के, बुक 3 वाला हुआ है। ओके। ठीक है, मैं लगा हूँ दोस्त, मतलब एक एक करके ना हर हफ्ते उनसे करवा रहा हूँ, बाकी पेपर रोके हुए हैं। मैं लिख दिया मैम को, आज भेज देंगे उनके पास ही होगा तो। ठीक है। तो अ, मैं बात कर रहा था प्रेजेंटेशन के एंगल से बच्चे, कि आपको ना एक ही ड्राइविंग फोर्स है बच्चे, मेरी मत सुनो आप। आपको पेपर में आपको पेपर में मॉड्यूल छाप कर आना है। और अगर आपको मॉड्यूल की रेफरेंसिंग नहीं मिल रही है कि सर उसमें तो बड़े क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं, तो सजेस्टेड तो कितने सारे हैं आपके पास, आपको सजेस्टेड लिख कर आना है। ये बात अपने घर में 100 जगह पे लिख लो।
तुमको ऐसे ही सॉल्व करके आना पड़ेगा, पेपर में नंबर चाहिए तो। अगर तुमको 60 लाने हैं, तुमको आंसर ऐसे ही ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन अगर मजबूरी है तो। बट आपका एवरीडे अटेम्प्ट होना चाहिए, क्लोज टू मॉड्यूल, क्लोज टू मॉड्यूल, क्लोज टू मॉड्यूल। आप प्लीज ध्यान रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको ये। कोई किसी की बात मत सुनो, एक भी इंसान की बात मत सुनो। आपको सिर्फ मॉड्यूल छाप कर आना है। जितना तुम क्लोज पहुंचोगे, तुम्हारा नंबर उतना 40 के पैरामीटर से ऊपर जाता जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चे। दूसरी बात, सेक्शंस कोट करना, एक राइट जगह पे बोल्ड तरीके से लिखना। आप यहाँ पे एक बार इनका फ्रेमिंग देखिए, मैं अभी आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मेरे को अभी टेक्निकल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। आप एक बार देख रहे हैं ये बोल्ड में लिखा है, सर हम बोल्ड में कैसे लिखेंगे, बोल्ड में नहीं लिख सकते, बट अब उसको अच्छे से तो लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखो पूरा लिख रहा है, टीआई मत लिखना। टैक्स लायबिलिटी ऑफ साहिल, पर्सन का नाम भी आया, असेसमेंट ईयर भी आया, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, आपको ये सारी बनानी आनी चाहिए। फिर आप हेड वाइज जो लिख रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ो, फिर अपनी वर्किंग बनाओ, फिर अगले हेड लिखो। ठीक है, पुनीत कौन है स्टूडेंट, पुनीत सुपरस्टार। ठीक है, पीजीबीपी पूरा लिखो, अंडरलाइन करो। आपको लगेगा ये ऐसी बातें कर रहा हूं, आप समझ जाओगे आप। ठीक है, अब ये देखो जरा उसने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, विथ सेक्शंस 43B, 48(3), 48(2। ठीक है, डेप्रिसिएशन में भी एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है बच्चे। फिर 44AD कुछ लगा दिया, बड़ी बात है भाई, लगा दिया, ये मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा भाई, बोला भी नहीं था क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन में कि लगाओ इसको, पर और ज्यादा इलैबोरेटेड आंसर दिया इन्होंने। ठीक है, देखेंगे वो भी क्या है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कैपिटल गेन्स 112A, 70 सब सेक्शन 2। हालांकि सेट ऑफ के सेक्शन चल जाते हैं नहीं लिखो तो, बट 112A, 80C, 80EE, 80G, 112A। आप देखिए एक ही उसमें कितने सारे सेक्शंस की रेफरेंसिंग चल रही है। बच्चा नहीं कर रहा होता इन चीजों को, आपको लगेगा मैं सॉल्व कर तो दिया सर, लाइन डाल तो दी हल्के हल्के हाथों से, लिख तो दिया, अरे कुछ नंबर नहीं देगा आईसीआई। क्या बात कर रहे हो आप। आपने अगर अपना एड़ी चोटी का दम नहीं लगाया ना, नंबर नहीं देगा आपको। तो आप ये अब इस अगर भ्रम में चल रहे हो तुम, ये सेक्शंस आपको याद नहीं है और अभी भी याद नहीं आ रहे, तो भाई साहब क्या कर रहे हो ये, याद करो इसको, जाग जाओ अब। उसके बाद आप देखिए, टोटल इनकम निकलने के बाद मैं तो इस प्रेजेंटेशन में यही बोलूंगा, बॉक्स कर देना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, और फिर टैक्स का निकला बच्चे, और ये निकली टैक्स लायबिलिटी। दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे अभी लग रहा है बोलूं, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 प्योरली 15 नंबर का, प्योरली। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, उसमें वो आपके हेड्स पूछ लेगा, पांचों हेड्स। नीचे भी आ सकता है, और एमसीक्यू में भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 5 हेड 15 नंबर के, 5 नंबर के तुमको एमसीक्यू में दिख जाएगा हेड, 20 नंबर। बाकी डिडक्शन और टैक्स निकालना इसी 20 नंबर के अंदर है भाई। हद से 5 नंबर ले लो, हेड 25 से ऊपर क्या ले लोगे आप। बाकी 25 नंबर में रेजिडेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब रेजिडेंशियल तो वो पूछते ही हैं, आप लगा लीजिए। तो रेजिडेंशियल को तो आपको एकदम रट लेना चाहिए आप। ठीक है,
रेजिडेंशियल स्टेटस आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ जाता है, 6 नंबर। एंड वो मतलब लेवल पूछते हैं रेजिडेंशियल में भी अब, ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, रेजिडेंशियल हो गया। फिर उसके बाद देखो 6 नंबर का ये आया। सर फिर बताइए। सर हाँ दोस्त। सर एक बार ना ये सितंबर वाला रेजिडेंशियल भी देखना अभी, वो भी डिस्कस बड़ा करना अभी। बड़ा पेचीदार बना हुआ है भाई, हाँ एनालाइज करना पड़ेगा बड़ा, बहुत ही। देख के भाई ऐसा हो गया, ये क्या पूछ लिया भाई इन्होंने। वही ठीक मतलब है। देखना सर एक बार वो अभी। हाँ। ठीक है ना। तो बेसिकली अगला बताइए मेरे को, अगला क्या है। हाँ जी, 4 नंबर का बताइए क्या आया। सर टीडीएस टीसीएस में टीडीएस तो याद ही नहीं होता, टीसीएस तो हो जाता है, भाई पर टीडीएस तो टीडीएस। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर मैं तेरे को बोलूं ये जो अटेम्प्ट का है, ये तो ऊपर ऊपर का पूछा भाई इन्होंने। नहीं मतलब मतलब ठीक है फिर भी, पर होता नहीं है याद। थोड़े से चार्ट बना लो या जैसे लिखा हुआ है। पर तेरे को ना देख, जैसे पेपर में ना ऐसे वाला ही आता है। अब जैसे इसके अंदर क्या था, एक तो टीडीएस ना कभी भी जीएसटी पे नहीं लगता। ठीक है। दूसरा ये क्या था, 75,000 रुपए का रेंट पे कर रहा था। तो किसी बच्चे को याद है रेंट की लिमिट कितनी थी टीडीएस की। एक तो सर वो थी 2,40,000 और एक 50,000 वाला। हाँ। तो 50 लाख, 50,000, हाँ 50,000 पर मंथ वाला। हाँ वो वन तो नाइन्टी फोर आई भी। रेजिडेंशियल। हाँ वो था रेजिडेंशियल। इसमें देख क्या लिखा हुआ है, एक तो कंपनी पे कर रही है, फिर किस लिए पे कर रही है, ऑफिस हाँ तो प्रेमाइज। इसका दो तो ये चालीस वाला था। नॉर्मल, नॉर्मल 194 आई वाला है ये। 194 आई वाला है। हाँ जी। और सर वहां एक पे ना क्वेश्चन था टीडीएस का, मतलब वो पता है क्वेश्चन कैसा था? रिटर्न ऑफ इनकम निकालो, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम बताओ कि करनी है नहीं, उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पार नहीं हुई, और उसने 1,20,00,000 विड्रॉ करे बैंक से, और ऐसा करके था टीडीएस और वो रिटर्न ऑन इनकम मिला के। हाँ तो एक हमने वो जो रिटर्न के अंदर कंपलसरी में भी तो लिखा हुआ है, बिजनेस का सर वो टर्नओवर तो वो होता है है ना, 60 लाख पीजीबी। डिपॉजिट, डिपॉजिट का है ना एक तो वो। पर क्वेश्चन क्या था कि उसने विड्रॉ करें कैश 1,20,00,000, तो उसमें बिल्कुल टीडीएस 194 प्रोविजन एन। लगा दिया हाँ वो हाँ एन टीडीएस का लगा दिया। प्रोविजन 194 एन भी लगाया होगा। फिर उसने क्या करा, 1,20,00,000 में 1 करोड़ तो हटा दिया, बीस हम्म। लाख पे 2% लगाया, 40,000 टीडीएस निकला, तब जाके बताया वो आंसर। तो उसमें दोनों चीज लगा दी। दोनों हाथों लग। मतलब आंसर देख के तो पता लग गया, पर पहले पता ही नहीं लगा इसमें कुछ क्या करना है। इट्स नॉट, इट्स आई वुड से पेपर में ऐसा होगा कि तू जो सोच रहा है दैट इज 90%। और इट्स ओके मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। ये पेपर वो है ही नहीं जो आपके और पेपर हैं कुछ है। मैं ये पेपर अगर सॉल्व करूंगा तो 2-3 पॉइंट मेरे भी छूट जाएंगे। आपको बस उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो पॉसिबल चीजें हैं मुझे याद है और मुझे वो लिखना है। तो 194 एन लगाना नॉर्मल सी बात है। आपको याद आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मिस हो जाता है। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं दिमाग में। ठीक है ना। तो ऐसा होता है। और ये नॉर्मल सी चीज है, मतलब वो इंटर रिलेटेड लिख देंगे और वो चीज है। ठीक है। सजेस्टेड भी जो आंसर आ रहे हैं वो काफी अनालिस, तुम लोग को सीधा पेपर आएगा, तुम 3 घंटे में लिख रहे हो, बड़ी बात है भाई। तू ये प्रैक्टिसिंग सीए को पेपर दे देगा ना, वो भी हिल जाते हैं। कई बच्चे थे उनके फादर और उनके पेरेंट्स टैक्स में काम करते हैं, कह रहे ये तो हम ही 5 प्रोविजन गलत लगा दें। पेपर का बहुत बड़ा लेवल है भाई, टैक्स का बहुत बड़ा लेवल। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लर्निंग एटीट्यूड रखिए और आप चीजों को ये समझिए, अच्छा ये भी तो लग गया, ये भी ध्यान रखना है, ये भी तो हो रहा है। ऐसे परेशान मत होना, अरे यार मेरे से नहीं लगा ना भाई ना, हैवी है भाई। ठीक है ना। तो वो चीज है। अब आप मेरे को बताइए। ठीक है, सर एक जीएसटी का एक- थोड़ा बता दो फिर। किसका, किसका। हेलो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, आइए। तो ये क्वेश्चन था बच्चे हमारा सेकंड क्वेश्चन।
तो 6 और 4 का रेजिडेंशियल, टीडीएस, ऊपर ऊपर, इजी कैटेगरी है ये। ठीक है। सर जीएसटी का कह रहा एक बार पहले डीटी तो देख ले भाई। जीएसटी पर भी मैं आऊंगा, पर आज नहीं, आज मैं डीटी का आपको बताऊंगा, जीएसटी का बता दूंगा। अभी आप 30 तारीख तक ये करो। ठीक है। और मेरे को डीटी में कोई तकलीफ होए तो बताओ अभी 30 तारीख तक। जीएसटी में क्या बताना है मतलब? क्या मतलब, क्या डाउट आ रहा है, क्या चीज लग रही है? सर वो बहुत टाइम से पढ़ा नहीं हाँ तो पढ़ना चाहिए ना जीएसटी, पढ़ा क्यों नहीं जीएसटी? जीएसटी तो पढ़ना है भाई, तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करो उस चीज की। ठीक है। आगे समझिएगा। इसके बाद क्या आया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे? जो भी है, अभी मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, एक बार मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो। 2 नंबर का कोई सब पार्ट आया। माइक ऑफ रखिए यार एक बार, किसका माइक ऑन है? करण जी माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है। सो बेसिकली जो भी है 2 नंबर का है कुछ। देखेंगे, अगर नजर गई आपकी तो कुछ समझ आया किस चीज के ऊपर है ये। 222E। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे, सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज ऑन सेक्शन 35। 35 कौन सा सेक्शन होता था, याद है बच्चे? बोलो बोलो बोलो। साइंटिफिक रिसर्च। हाँ। साइंटिफिक के ऊपर अलग से आ गया भाई, बताओ भाई। है ना, बढ़िया चीज है। साइंटिफिक रिसर्च, बिल्कुल प्रेम जी। ठीक है। और उसके बाद इसका बी पार्ट क्या है? रेजिडेंशियल हाउस है, बेच दिया, कैपिटल गेन। 4 नंबर। तो तुम कह सकते हो ऊपर 15 नंबर का फुल फ्लेश क्वेश्चन, अगर मैं हेड्स की बात करूं। 15 नंबर हेड ही है, हालांकि है तो उसमें डिडक्शन भी, टैक्स भी है। पर चलो कोई नहीं, हेड को ही दे देते हैं उसको। फिर नीचे तुम्हारा 4 नंबर कैपिटल गेन। और ये 2, और ये नंबर वैसे 4 लिखा नहीं होगा, ये भी 10 नंबर का कैसे बैठ रहा है, ए और, है ना? ये भी तो सारा का सारा पीजीबीपी और अदर सोर्स हो गया ना। तो 15 का ऊपर का और 10 का ये पूरा हेड का ही है। 25 नंबर हेड पर आ गए तुम्हारे। अगर मैं सोचूं, ये टोटल कितने का है, 35 का। तो 35 में से 25 नंबर हेड पर आ गए। हम्म। हाँ, यही चल रहा है ना अभी एनालिसिस। अरे बोलो रे। हेलो हेलो हेलो। फिर आया जी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी सेट ऑफ के ऊपर। और उसके बाद है रिटर्न के ऊपर। अगर आप देखेंगे, ये 4 नंबर का रिटर्न का क्वेश्चन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से चैप्टर बिल्कुल नहीं पूछे गए? हम्म। क्लबिंग। एडवांस एग्जैक्टली, एडवांस टैक्स इज मिसिंग, क्लबिंग इज मिसिंग। और एक बहुत बड़ा हेड पूरा का पूरा गायब है, सैलरी कुछ है ही नहीं पेपर में, लग रहा है। हाँ। इस बार आया था सर सितंबर में। हाँ, उसमें सितंबर में मैं देख रहा था, मेरे पास आंसर नहीं था, तो मैं अभी उतना टाइम नहीं लगा, करके दूंगा तुम्हें सारा। सैलरी का क्या आया था? हाँ, पूरा बेसिक और वो पूरा सब दिया क्वेश्चन हुआ था था ना। 115 हाँ बीएससी से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो उसके क्या आंसर हैं क्या, वेबसाइट पे कहीं पे मिले क्या, देखो करण? ढूंढने पड़ेंगे, मिल जाएंगे। एक बार देखेंगे यार उसको ना, पेपर नहीं, का किसी लेवल है। प्राइवेट प्राइवेट टीचर के मिल सकते हैं किसी शायद। हाँ। उनके नहीं है, सजेस्टेड नहीं है, हम्म। सजेस्टेड नहीं है अभी। हाँ, प्राइवेट टीचर के सजेस्टेड मिल तो नहीं सकते है हैं। भाई, सजेस्टेड में देखा था। तो अगर लाइक एक बेसिक लेवल पे ड्रिल डाउन कर रहा हूँ बात को, क्या आप मुझे बता सकते हैं 35 नंबर में से हेड्स कितने नंबर के आए हैं? हम्म। 35 में से हेड्स कितने के आए हैं?
25। 20-25 के तो है ही। 25, टू बी स्पेसिफिक, 25। यानी कि सिर्फ 10 नंबर का बाकी आ रहा है, जिसमें से रेजिडेंशियल मतलब है। और ऑब्वियसली आपको मतलब थोड़ा, अब जैसे आपने बोला क्लबिंग नहीं है, क्लबिंग का ना एक पॉइंट दिखाता हूँ बस कैसे पूछा है इन्होंने। हम्म, इसी क्वेश्चन में था यार क्लबिंग, और दिख नहीं रहा, एक छोटा सा पॉइंट आएगा। तो मुद्दे की बात ये है भाई, हेड्स 25 नंबर के, और सेट ऑफ रेजिडेंशियल डिडक्शंस ले दे के अगर तुम देखोगे, क्या कोई ऐसी चीज बैठ रही है जो छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते कुछ। ठीक है, मतलब ऐसा तुम बोलो सर सेट ऑफ छोड़ दूं, भाई देख 6 नंबर का आ गया, छूट गया तो पेपर में ऐसा लगेगा 35 में से 28 आते हैं, उसमें से भी पहला क्वेश्चन अगर हो गया तो पेपर ही अजीब सा लगेगा। सर क्लबिंग छोड़ दूं बेटे, जैसे सेट ऑफ आया है उसी की जगह क्लबिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो सर एडवांस टैक्स के अंदर मैं बोलूंगा कम दिखता है, एग्रीकल्चरल इनकम कम दिखता है, बट स्टिल मतलब वो ऐसे चैप्टर है ही नहीं कि इतने बर्डनसम हो कि उसको हम छोड़ने की सोचें। सर टीडीएस का क्या करें? टीडीएस के अंदर आप, मतलब मैं पंगा नहीं लेना चाहता, बस टीडीएस के अंदर वही है कि आप सेक्शंस ना मतलब बहुत अंदर वाले अगर थोड़े बहुत छोड़ भी दोगे, छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर आपको टीडीएस को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देखा जा सकता है, बट स्टिल मैं बोलूंगा तो नहीं, मतलब ये चीज नहीं नहीं करना चाहिए वैसे तो। ठीक है ना, तो सर छोड़। टीसीएस तो काफी इजी है टीडीएस के कंपेयर में, पर यार तो, टीडीएस बहुत भारी पर है। लेकिन देख टीसीएस हर बार आएगा भी नहीं, और उन्होंने ये वाले पॉइंट भी जो पूछा है टीसीएस का आसान ही पूछा है। टीसीएस के अंदर डिफिकल्ट पॉइंट भी हो सकते हैं, और टीसीएस तो छोटा भी है ना, गिन के 7-8 चीजों पे ही तो है टीसीएस। टीडीएस तो हर चीज पर आ चुका है। ठीक है, और आपको उसी तरीके से ही करना है। डिडक्टर, डिडक्टी, रेट, वो जो अंदर के सर्कुलर्स है ना, चलो मैं इतना कह सकता हूँ, सर्कुलर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा उसमें तो जो मैंने जैसे बना कर दिया आपको, डिडक्टर, डिडक्टी, रेट, परसेंट, ये होना चाहिए, उतने में आपका पेपर में टीडीएस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर्स और उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, हल्का फुल्का उसको वो देख सकते हो थोड़ा सा। और मॉड्यूल से मत करो, जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए थे वही कर लोगे, तो भी आप देखेंगे कि आपके ये सॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, इट्स अबाउट एनालिसिस ऑल्सो, कि क्या हम वही वाले नोट्स करके क्या ये सॉल्व हो रहे हैं, तो वो वाली चीज है। तो अब आप मुझे बताइए, ठीक है, एंड दिस इज इजी पेपर, इसमें बच्चों के 70, उसके 72 आए थे इसी पेपर में। इसके वो जो अ, नाम ध्यान है उसका लड़के का, ओम। हम्म, ओम अग्रवाल ध्यान है बच्चों को, आया था जो। क्या लगता है इसमें कितने नंबर बच्चों आपको लग रहा है कि कितने आ सकते हैं इसमें? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसने ये ड्रिल डाउन कर लिया पूरा पेपर, ताकि मुझे पता लगे। हम्म, कोई ऐसा बच्चा? दिव्य जी, देखा है दोस्त? किसी ने भी नहीं देखा पेपर ये? गोला ने तो देखा ही है, दिव्य जी ने देखा है। सॉल्व नहीं करा सर कुछ भी, मतलब ऐसे ही देखा था। अच्छा देखे तो मतलब, सारे उसी दिन देखे। अच्छा लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करा है। ना। ठीक है, चलिए। तो मैं अपने फोकस एरिया पर आ रहा हूँ, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करना सिखाने के लिए आया हूँ। इसके नीचे के जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आज क्या तारीख है? 27। मेरी प्रायोरिटी रहेगी बेटे, आपको जो भी टैक्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा। डायरेक्ट टैक्स का सभी बच्चे 30 तारीख को पेपर देंगे, और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, उसको ओवर फोन डिस्कस करना है, आपने उधर आना है,
आप मुझे बता सकते हैं। और आप अभी भी प्लीज बता दीजिए मुझे कि कैसी परेशानी आ रही है, सो दैट मैं उसको ठीक कर सकूं। हमारे पास अभी भी टाइम है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुमको चीजें आती हैं, थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रॉब्लम बताओ बस मुझे। चलिए आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड पेपर में ये क्वेश्चन देखे है ना, सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन देखने में? हेलो, ए, क्लास ले भी रहे हो या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं बस? सर बोलो सर, मैं हूँ। करण जी है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटे, ले रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन कराऊं ना करण यस जी? सर। सर बिल्कुल कराओ। चलिए आइए। एग्जाम में जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, आपको पहले सेकंड थर्ड फोर्थ में से ही क्वेश्चन खत्म करने हैं। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाना होगा जो आपको एकदम अच्छे से आता है, क्योंकि पहले पेपर पे कांटा लगा हुआ अच्छा लगा नहीं लगता। पहला क्वेश्चन चाहे आपको आता भी हो, आप तब भी पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सेकंड थर्ड फोर्थ में से ही दो क्वेश्चन करेंगे। जब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा, जब थोड़ा सा बच्चा नर्वस होना कम हो जाता है, तब ये क्वेश्चन कराया जाता है। और आइए इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, और हम किस तरीके से इसको रीड करके मैं कैसे नोट डाउन करूंगा, आपको पेपर में ऐसे ही करना होगा। अगर आपकी जगह मेरे पास भी वो क्वेश्चन पहली बार आएगा, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उसको बेस्ट कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं उसी एंगल से ही बता रहा हूं। अगर मेरे सामने भी कोई नया क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको एकदम सही सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज देर आर मेनी पॉइंट्स। अप्लाई करते टाइम हो सकता है वो पॉइंट छूट जाए। तो अपने दिमाग में वो बर्डन मत रखिए, पूरा सही होना चाहिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व टू द बेस्ट पॉसिबल आंसर। मिस्टर साहिल, जैसे ये आया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है, एजेड 40, स्लैब रेट पहले 2.5 लाख, और पता नहीं 115 बीएससी का क्या है, पर 2.5 लाख वाला स्लैब टैक्स बोलेगा। मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल। शुक्र है भगवान का कि भाई लिखित बातें नहीं दी, नहीं दिमाग खराब हो जाता है। बढ़िया चीज है भाई, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल। तो मैं शुरू तो नेट प्रॉफिट से करूंगा, क्यों, ये सोच चल रही है नहीं चल रही है आपकी? कैसे होगा सर जी? कौन से साल का दिया हुआ है प्लीज बताइएगा, कौन से साल का दे रखा है? तेईस तेईस चौबीस चौबीस 23। 23-24। और मैं अंदर का अभी नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं, पेपर में भी मैं नहीं होऊंगा इंटरेस्टेड। मैं सबसे पहले देखूंगा नेट प्रॉफिट 13,56,000। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पीजीबीपी का कहां से हो जाएगा? 13,56। 13,56,000। फिर मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, हे भगवान पॉइंट खत्म नहीं हो रहे, हे भगवान हे भगवान, डर बढ़ता जा रहा है। मैं देखे, हे भाई साहब 8 पॉइंट, भाई साहब 9 पॉइंट, भाई साहब हालत टाइट हो जाती है बेटे पेपर में। समझ रहे हो? मैं आपके सामने ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन देख चुका हूं। जब आप भी ये क्वेश्चन देख लोगे, तब आपको इस क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पहली बार आएगा ना, तो खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी होता है कि कैसे होगा। ठीक है बच्चे, सो वी नीड टू कंट्रोल दैट। ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कंप्यूट द टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम निकालनी है, एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, टैक्स भी निकालना पड़ेगा। साहिल का असेसमेंट ये 24-25, मतलब वही 23-24। इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। आउट ऑफ डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट में नहीं है ये। तो आउट ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, कौन सा स्लैब रेट लग रहा है? 2.5 लाख। 2.5 लाख वाला। 2.5 लाख। ठीक है। तो कुछ मेरे फैक्ट्स क्लियर हुए कि मैं आउट ऑफ डिफॉल्ट में हूँ, इंडिविजुअल है, स्लैब रेट है, प्रॉफिट अच्छा वो पीजी वाला दिया हुआ है। ठीक है। अब सर स्टार्ट कैसे करूं सर? पहले लेजर देखूं या पहले एडिशनल देखूं, कैसे करूं सर स्टार्ट? ठीक है। पहले मैं एडिशनल नहीं देखूंगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में होगा भाई पीजीबीपी छोड़, अदर सोर्स तो जरूर होगा इसमें। क्यों होगा, नहीं होगा? जरूर होगा इसमें अदर सोर्स। हर क्वेश्चन में होता है इंस्टीट्यूट की अदर सोर्स।
तो मैं क्रेडिट साइड को देख रहा हूं, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक हटा रहे, मुझे नहीं है, ये मिल गया सर, अब कंफर्ट आना शुरू करेगा। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फटाफट बताओ कहां टैक्सेबल करूंगा? अदर अदर सोर्स। अदर सोर्स। तो मैं क्रेडिट साइड देख रहा हूं, क्योंकि क्रेडिट साइड कम भी होती है, स्टार्ट भी हो जाता है, अटकेगा भी नहीं कभी। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 10,500। इनकम कितने की बोलू बेटा? नेट ऑफ टीडीएस है, नेट इनकम कितने की? 15,000। 15,000 अदर सोर्स में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये कम दिखता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, वैसे हेड कौन सा होगा ये? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। कैपिटल लॉन्ग गेन। टर्म है शॉर्ट टर्म है मुझे नहीं पता लग रहा सर। पर क्रेडिट साइड ओवर है, तो मैंने कहा चलो भाई भगवान का नाम लेके एक ऐसे लाइन खींचेंगे। और मैंने तो तुम्हें ऐसे करके बताया था कि पहले एक समरी हर हेड का बना देना, फिर वर्किंग नोट बनाना, तो आपको जैसा ठीक लगे। मैं तो आज भी वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कौन से हेड में कितनी जगह चाहिए तो मैं कैसे बना लूंगा। तो पहले पेज पे तो वैसे ही बॉक्स करके पांचों हेड का नाम लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो बेसिकली अदर सोर्स के अंदर मैं जाऊंगा, और आपको कुछ दिखने लग जाएगा कि आपको डिविडेंड और लॉटरी दिखने लग गया। यस। ठीक। अब मैं करूंगा, वैसे मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, पर मैं बोलूंगा क्रेडिट साइड देख ली तो डेबिट साइड भी देख ही लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक, लाइफ में कुछ नहीं सीखा ओपनिंग स्टॉक का, कुछ नहीं करना। रॉ मटेरियल कुछ नहीं सीखा लाइफ में। मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं सीखा। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ नहीं सीखा। एसजीएसटी पेनल्टी, पेनल्टी दी है, और इट इज नॉट कॉम्पेंसेटरी। नॉट अलाउड। एग्जैक्टली exactly. याद आ रहा है पीजीबीपी सेक्शन 37। यस सर। जीएसटी पेड मिल जाएगी कुछ टच। नहीं हो। हाँ कुछ भी नहीं करूंगा। जनरल एक्सपेंस कुछ ऐसा लग नहीं रहा। मिसलेनियस एक्सपेंस कुछ ऐसा लग नहीं रहा, जिंदगी में पढ़ा नहीं है इसके बारे में कुछ ऐसा तो। लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ शेयर, ओहो, कैपिटल गेन के अंदर लॉस। अब ये शॉर्ट टर्म है सेट। लॉन्ग टर्म मुझे नहीं पता। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं पता। तो आप जब एनालाइज कर रहे हो ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म नहीं पता। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन 60,000, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में सोच आएगी भाई, ये तो अकाउंट्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से निकालनी है। अब मुझे बताइए, क्या आप वो जो सोच मैं बोल रहा हूँ, क्या आप अलाइंड है उस सोच से? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बच्चों को क्लियर है? बोलिए ना। तो मैंने अभी तक सिर्फ अदर सोर्स की इनकम लिखी और कुछ है, अब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और फर्स्ट पॉइंट पढ़ता है ये, नाउ वी आर फोकस्ड, अब हम जिस पॉइंट को पढ़ेंगे उसको एड्रेस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कितने के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, फटाफट ऊपर जाऊंगा। कितने के हैं बच्चे? 2,90,000 के। तो माइनस हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ असेसी। मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ब्रदर ऑफ असेसी को दिया है तो क्या हो गया उसमें। लेकिन द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000। अब बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 10,000 एक्स्ट्रा पे करें मार्केट रेट से तो डिडक्शन नॉट। अनरीजनेबल एक्सटेंट। एग्जैक्टली 48(2) सेक्शन भी याद होना चाहिए पेपर में। एओ के पास पावर होती है तो टू डिसअलाउ दी एक्स्ट्रा एक्सपेंस। एक्स्ट्रा है 10,000 का। अब मैं क्या करूंगा, मेरा पीजीबीपी जो मैंने स्टार्ट करा, जो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, नेट प्रॉफिट से, मैं प्लस कर दूंगा। देखो बेटे, प्लस माइनस करोगे, मेरे हिसाब से ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सजेस्टेड में तो भाई वो एक साथ करता है, बट ठीक है। तो 13,56,000 नेट प्रॉफिट, और मैं ऐड कर दूंगा 10,000। आप प्लीज एक बार इसका ये पढ़िए। सर क्या हमें इतना लिखना पड़ेगा? थोड़ा सा क्लोज टू दिस तो लिख दीजिएगा, दैट 10,000 इज डिसअलाउड बिकॉज एज पर 48(2) इट इज अनरीजनेबल। तो ऐसा करके तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड इट इज टू अ स्पेसिफाइड पर्सन बिकॉज ब्रदर इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर साहिब। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। यस सर। द असेसी पेड 33,000 इन कैश। हे भगवान, कैश मतलब 48(3). ये आपको उस टाइम पे याद आने चाहिए पेपरों में। ठीक है, अभी नहीं आ रहे, फिर भी पढ़ोगे हो जाएगा जो भी है। पर पेपर पढ़ते टाइम अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यू आर आउट ऑलरेडी।
आप ऐसे ही बैठे हो उधर। 33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑन 26/12। साल कौन सा है मेरा? 23-24, ठीक है। इसी साल मैंने कैरियर को दिया 33,000। द अमाउंट इज इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर। एज्यूम दैट द प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस पेमेंट। आप मुझे बताइए, वैसे भी टीडीएस की लिमिट किस अमाउंट पे लगती थी ट्रांसपोर्टर पे? 35 से ज्यादा। एग्जैक्टली, सो इट इज वेल विद इन द लिमिट्स, इवन इफ इट इज इन पेड इन कैश। तो क्या मुझे कुछ डिसअलाउ करना है? नहीं। तो क्या मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाऊं? बच्चा चला जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ये। आप देखिए वो क्या लिख रहे हैं, ये देखो। कैश पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर नॉट डिसअलाउड सिंस द लिमिट ऑफ वन टाइम कैश पेमेंट इज 35,000, इट इज वेल विद इन द लिमिट्स। कहिए, क्लियर है चलिए बच्चे? तो वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं। लिख सकता है, नीचे नोट्स बना के भी कर सकता। अ सम ऑफ 4,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब 48,000 की बात कर रहा है वो, पर मंथ 12 से। पेड एज सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आपने मॉड्यूल में इसके बारे में क्या जानकारी लिया आप मुझे बताइए। इसके दो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रखे हैं मॉड्यूल में, बताइए ना। हम्म। किसी बच्चे को ध्यान है? चलिए मैं बोल देता हूँ। आई एम श्योर ध्यान होगा, तुम जानबूझ के नहीं बता रहे हो। नहीं हाँ, पता सर। ये वाला पॉइंट देखा नहीं अभी तक? नहीं, अभी याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं। ठीक है, ठीक है। ये जो 4,000 रुपये है, सैलरी टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड, इसके दो अल्टरनेट, एक है पैंसठ ओहो। परसेंट वाला, वो 65 सेक्शन 65, हाँ वो भी, 78%। बिल्कुल। 60% और सरचार्ज 25% जो है, ठीक है। तो नाउ इट हैज टू ऑल्टरनेटिव्स और हमें पेपर में स्मार्ट ऑल्टरनेटिव लेना है, ठीक है। इसके दो ऑल्टरनेटिव ये है कि ओहो रह गया जी रह गया, तो दे दो डिडक्शन। इसका मतलब मैं जेन्युइन बंदा हूं, दे दो डिडक्शन। कह रहे नॉट रिकॉर्डेड, अगर नॉट रिकॉर्डेड है तो मेरे नेट प्रॉफिट से तो माइनस ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते थे कि 48,000 को माइनस कर सकते थे, ये 13,56,000 में से ना माइनस कर देते आप 48,000 को। और दूसरा ये है, अब पहला ऑल्टरनेटिव समझ आया सबको? यस। दूसरा ये है कि ये बंदा छिपा रहा है, इसने खर्चा करा है और ये दिखा नहीं रहा क्योंकि ब्लैक के पैसे से करा है इसने, इसको पकड़ लिया मैंने। इसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अगर इसका गोल्ड मिल गया होता तो बेसिकली, अगर इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड, या तो हो सकता है आप जेन्युइन हो, आप भूल गए, या तो आपने जानबूझ के नहीं करा। अगर तो आप भूल गए तो माइनस कर दो, और अगर जानबूझ के नहीं करा तो बेटे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इज एडेड इन द इनकम। इनकम में घुसा दूंगा तेरी, मैं ऐड कर दूंगा इसको। और उसके बाद टैक्स भी कितने रेट पे लगाऊंगा? 60% पे, 60% पे टैक्स लगेगा इस पे। याद आया कुछ बच्चों को? ये जो ऐड हुआ है, दे हैव एडेड बिकॉज दे आर एज्यूमिंग, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छिपा रहा था, पकड़ लिया इसके खर्चे को। अब आप इस पॉइंट को पढ़िए, एड सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड assuming that the expenditure is in the nature of unexplained expenditure and the same is deemed as income 69C, और इस इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो 48,000 ऐड हो गया। ऑल्टरनेटिवली में वो लिखा हुआ है कि अरे सर गलती हो गई सर, माइनस कर दो ना, मतलब भूल गया था मैं। आप मुझे बताइए स्मार्ट तरीका क्या है? आप एड बैक करना चाहोगे, आप ये बोलोगे दैट वी आर एज्यूमिंग दैट it is a bona fide case, it is a genuine case where Mr. Sahil has actually forgot to record the salary expense, so now he is recording the expense। क्या लग रहा है आपको, कौन सा सेफ रूट है? सेकंड वन। एग्जैक्टली exactly.
बिकॉज बेटे अगर ये 48,000 जोड़ दिया ना, तो एक तो 60% पे टैक्स है, फिर सरचार्ज की भी कैलकुलेशन है, अपने लिए मुश्किल हो जाएगी भाई। तो अगर ये आए तो आप ऑल्टरनेटिव कौन सा ले लो। वी आर एज्यूमिंग that it is a bona fide case where the assessee has genuinely forgot to claim the expenditure, and therefore, since it has not been reduced from the profit, it can be claimed as deduction. तो उसको डिडक्शन दे रहा हूं मैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, तो थर्ड पॉइंट एक मैं बोलूंगा कि मतलब पीजीबीपी में नहीं देखा तो मैं ऐसी कुछ अदर सोर्स या कहीं पर इट इज एन मॉड्यूल, राइट? ये सारे पॉइंट मॉड्यूल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक जगह भी नहीं है पर पॉइंट्स मॉड्यूल के। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31/3/20,000, बैलेंस इन अक्टूबर 24। भाई इंटरेस्ट है कितने का? 60,000। 20,000 तो आपने पे कर दिया, और बाकी जो 40,000 है बैलेंस बोले तो 40,000 अक्टूबर। कौन सा सेक्शन लग रहा है? 43B। 43B, जिसके अंदर रिटर्न डेट होती है 30 सितंबर। अगर आपने तब तक पे नहीं करा तो जो नहीं पे करा वो डिसअलाउ हो जाएगा, 40,000 डिसअलाउ हो जाएगा, 40,000 ऐड हो रहा होगा। आप सिर्फ 40,000 को ऐड करेंगे, सफिशिएंट नहीं होगा। आप देखेंगे वो सेक्शन लिख रहा है जिसमें रिटर्न की ड्यू डेट का वो सेक्शन भी बता रहा है 139(1) एंड disallowed under section 43B. So you have to give respect, you have to write sections also. क्लियर है बच्चे? मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड, जो मिसलेनियस वाले होंगे ना उसमें वो ऐसे करके ही करेगा। 1,50,500 का है, 10,000 का खर्चा और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डालें। मेरा आपसे सवाल, कहीं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पड़ा था क्या? 80G। गुड, 80G। गुड। जिससे कि अब आपको पता लगेगा, इफ़ यू नो द प्रोविजन यू कैन हैंडल, इफ़ यू डोंट नो द प्रोविजन यू कैन नॉट हैंडल। तो मैं पीजीबीपी में से माइनस क्यों करा ऐड बैक कर दूंगा, और नीचे आपको मैं डिडक्शन दे दूंगा 80G में। 80G में कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 10,000, और पीजीबीपी के अंदर आप देखेंगे 10,000 रुपये ऐड हो रहा होगा। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नॉट अलाउड इन द सेम इज नॉट इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली। और हम यहाँ पे रीजन ये भी दे सकते हैं दैट दिस एक्सपेंस इज अलाउड एज रिडक्शन, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी रिड्यूस फ्रॉम द पीजीबीपी इनकम। उसके बाद क्या है बच्चे, कहाँ था मैं? मिस, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। लॉस लॉस है कितने का बच्चे? 20,000। 20। तो वो लॉस के बारे में बता रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट। शॉर्ट टर्म। दूसरा सवाल आ जाएगा, शेयर्स है तो 111 है या 111 है नहीं? वैसे तो मुझे रेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो लॉस है, मेरे को तो सिर्फ सेट ऑफ के प्रोविजन लगाने होंगे। बट इसने बोला नहीं, वो 111 है तब होता था जब ऑन ट्रांसफर आपने एसटीटी पे करा, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है इसने। आपको ध्यान आ रहा है वो टेबल? 111 है, 112 है, 112। 111 है में 3 एसेट, और कंडीशन होती थी कि ऑन ट्रांसफर एसटीटी पे होना चाहिए। याद आ रहा है? यस। तो वो मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने का भी नहीं है। मेरा एक लॉस है, और शॉर्ट टर्म कितने का? 20,000। और अगले पॉइंट पर आते हैं, फिर दोनों साथ में बताऊंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिप्रेजेंट शेयर हेल्ड फॉर 2 years। अच्छा, ये मोर देन 2 years है, एग्जैक्ट 2 years है? एक्स। एग्जैक्ट 2 years। और है क्या ये शेयर्स? तो शेयर्स के लिए कितना टाइम पीरियड होता है? 24 मंथ। 12 months। ओ ओ, शेयर्स के लिए लिस्टेड नहीं, अ, 12 मंथ्स। अरे हाँ, अनलिस्टेड के पर लिए यार, 12। हाँ बिल्कुल तूने सही बोला, लेकिन ये अनलिस्टेड है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। ये अनलिस्टेड है, लिस्टेड है? लिस्टेड। लिस्टेड। बाय हाउ डू यू नो? बिकॉज एसटीडी पे करा है। एग्जैक्टली, गुड। तो एसटीडी पेड है, लिस्टेड है, 1 साल का टेन्योर है, जिसके अंदर प्रॉफिट 45,000 है,
तो 45,000 में से दिस इज लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म का लॉस है 20,000। अब सवाल ये क्या है, 20,000 का लॉस लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, तो हम कर देंगे। आइए अब जरा कैपिटल गेन की वर्किंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, विद सेक्शन कोड हो रहा है 45,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000, तो नेट नेट कितना आ गया बेटा, 25,000 रुपये। आर वी गुड टू गो? अच्छा सर, ऐसी बात हो गई है। हाँ बेटे। बेटा एक बात बताओ, आपको समझ आ रहा है ना सब बच्चों को? पॉइंट नंबर 8, ऐसे क्वेश्चन करके मतलब तुम पीवाईक्यू कर लोगे तो बस एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ यार हमने क्वेश्चन देखे तो हैं, तो पेपर में सॉल्व तो हो सकते हैं। अगर आप ये बिना सॉल्व करे जाओगे तो कैसे ही होगा, मतलब झटका लग जाएगा उधर, ठीक है ना? ठीक है। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड, ओहो, प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। कोई एनी इनपुट्स ऑन? 80C। गुड। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 80C में नीचे मैं डिडक्शन में 50,000 दे दूंगा। एंड इट रिलेट्स टू अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड हिम। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 260। ओहो, इंटरेस्ट भी है जी 260 का। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, किराए पे दिया हुआ है या क्या है, कुछ लिखा है क्या? हाउसिंग लोन वाज कैनरा बैंक, हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख, लोन वैल्यू 25 लाख, सैंक्शन डेट 31 मार्च 17। याद आ रहा है कुछ डिडक्शन के रिलेशन में भी? 80 डबल। 80 डबल ई। हाँ डबल ही बोल। हाँ है ना? These amount were not dealt with in the P&L given above। और क्वेश्चन कितना अच्छा है, एज्यूम दिस हाउस लोन इज एलिजिबल फॉर, हेल्प कर रहा है आपको। हालांकि उसमें सैंक्शन डेट होती थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती थी, और उसने खुद ही बोल दिया अभी। ठीक है ना? सो बेसिकली मेरा आपसे सवाल है, ये जो इंटरेस्ट है ये ऊपर माइनस हो रखा है क्या? हम्म। नहीं, उसमें मना करा हुआ। एग्जैक्टली, गुड। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं हाउस प्रॉपर्टी में जाऊंगा और कितने का लॉस दिखा दूं बच्चे? अब टू 2 लाख। अप टू 2 लाख। अभी भी कितना बच गया? 60। और उसको मैं कहाँ डाल दूंगा? 80 डबल ई में। अब देखिए जरा, कितने सारे और सेक्शंस भी तो हैं ना डिडक्शन के अच्छे अच्छे जो पूछ सकता है। वो पूछ रहा है जो आउटडेट भी हो चुका है, मतलब आज लोन लूंगा तो मिलेगा भी नहीं, तो मैं छोड़ नहीं सकता चीज़ों को। ठीक है। जो भी आपने लिखे हुए हैं आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है। तो 80 डबल ई भी 50 है सर, बचे हुए 10,000 उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बेटा। डिप्रिसिएशन का बड़ा आसान सा आता है, डिप्रिसिएशन तंग नहीं करता, मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से डिप्रिसिएशन पे ऐसा कोई तंग नहीं करता वो। डिप्रिसिएशन लाओएबल, तो पहले तो मैंने ऐड बैक कर दिया होगा ऊपर वाली डिप्रिसिएशन 2 लाख को। फिर क्या है भाई, ओपनिंग वैल्यू कितने की है, 12 लाख की। एडिशंस हुई है यूज्ड फॉर मोर देन 180। तो इस पे तो अच्छा, 12 लाख पे क्या रेट लगाऊंगा वैसे? 15%। 15%। 2 लाख पे? और वो कह रहे टोटल एडिशन 4 लाख की है, तो चार में से 2 लाख की तो मोर देन 180 मोर होगी, देन 80, 180। और दूसरी वाली लेस देन 180 हुई, है ना? हाफ रेट लगेगा। उस पे हाफ रेट, तो डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। और वो कह रहा है इग्नोर एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। बिल्कुल सही बात है भाई, दिमाग से ही निकल गए। मतलब मैं सोचूं यार एडिशनल 20% का क्या करूं, है ना? पे अगर ये ना लिखे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल दिमाग में आ सकता है एडिशनल भी तो देनी है। फिर तो दे देंगे ना अगर नहीं लिखा होगा तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। ठीक है। हो जाता है वो। एनीवेज उसने बोल दिया एडिशनल नहीं है, तो 12 लाख के ऊपर 15%, 2 लाख के ऊपर 15%, 4 लाख के ऊपर 7.5%। ये आप जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपको समझ आएगा कि लेस डिप्रिसिएशन कितने रुपए हो गया बच्चे। 14 लाख का 15, ठीक है, निकल जाएगा ना 2,25,000? बोलिए ना।
यस। अब हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अब आप जरा आराम से देखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो समझ आ गया पहले। देन पीजीबीपी के भी अमाउंट देख लीजिए आपको। एक पॉइंट रह गया बच्चे, और एसजीएसटी वाला मैंने उस टाइम तो बोल दिया था, बट बताइए, समझ आया बच्चों को? यस। ठीक है, गुड। देन पीएनएल के अंदर से वो मैंने लेस करा, तो 1572 ये वो इनकम्स है जो कि इधर की है नहीं, तो उसको मैंने बाहर कर दिया। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन जो देना था, और 1347,500। आप मुझे बताइए, क्या हम 1347,500 पर आ गए? यस। अब देखो भाई वो क्या कर रहा है भाई। मतलब ये भाई मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये भी एज्यूम करूं और सॉल्व करूं। मैं होता तो मैं तो ये कर रहा था बस 1347,500, और 48,000 का वो जो मैंने बात कर ली, कि मैं तो बोलता माइनस वहां से और कर लो, इन्होंने ऐड बैक करा है। ठीक है, और एक बार कैपिटल गेन भी देख लो। कैपिटल गेन ऐसा बना देता मैं, 45 में से 20, 25, और अदर सोर्स कर देता। क्यों? आप बताइए, पहले आपको हेड समझ आए सारे? बोलिए ना। यस। हालांकि वो जो ऊपर जो बात कर रहे हैं वो, मतलब ठीक है भाई, तुम सजेस्टेड लिख रहे हो तो तुम बन लो हीरो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप जरा यहाँ से 8% से आगे पढ़िए जरा, ये 8% ऑफ दिस, और ये पढ़ लो 44 AD, ये सारी सब आती है तुम्हें। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि मतलब ये क्या बोल रहा है ये पिक्चर कहाँ से आ गई ये वाली, किस चीज की है ये? प्रिजम्पटिव टैक्स। हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्स। एग्जैक्टली, प्रिजम्पटिव की बात कर लिया भाई ने। सर इतना दिमाग ही नहीं चलेगा उस टाइम पे। एग्जैक्टली मतलब मैं इसलिए मैं आपके साथ कोई मैं अनरियल बात करने के लिए नहीं बैठा। और चलो वो बना भी रहा है, ठीक है, एक बार के लिए चलो ठीक है। 8% टर्नओवर का पकड़ा। टर्नओवर क्या है उसका, अब क्या था कि टर्नओवर कितनी है भाई की सेल्स। तो मैं वैसे अगर आपको बोलूं, मतलब मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने एज्यूम करा हुआ है, बट मतलब इट्स टफ। ठीक है, मतलब 4350 उसने टर्नओवर पकड़ा, और 44 AD के अंदर कितना परसेंट होता है, 8%, तो निकाला वो 348, और एज्यूम करा कि एंटायर अमाउंट आर नॉट रिसीव बाय अकाउंट पे, क्योंकि आपको याद है ना कि बैंक में लोगे तो 8%, नहीं, आई एम सॉरी, बैंक में लोगे तो 6%, पेपर। नहीं तो 8%, याद आ रहा है? यस। तो उसने 8% लिया, और वहां भी वो पॉइंट लगाया कि 8 ले लिया मैंने, एज्यूमिंग बैंक में कुछ भी नहीं लिया मैंने। और फिर वो लिख रहा है कि एज पर, तो 348 आ गया, मतलब उसने सब रूल आउट कर दिया, कहा टर्नओवर का पकड़ रहे 8%, तो पकड़ ले, फिर हीरो बन रहा है इतना तो, इतनी हिम्मत रखो कि 348 पे सॉल्व कर दे अब। पर वो क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन इन केस साहिल बीइंग एलिजिबल एसएससी सम इक्वल टू 348, और as the case may be, so you can use this a sum higher than the aforesaid sum। तो परेशान मत हो, प्रिजम्पटिव बनाओगे तो तुम ये बोल देना, अगर ध्यान आ गया ये, हायर सम एज क्लेम टू हैव बीन अर्नड, जो पूरी वर्किंग है। इन दिस केस सिंस साहिल हैज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही कैन क्लेम द हायर सम। सर ये करना तो यूजलेस हो गया ना, कि मतलब क्यों ही करना है बट बिना बात के। लेकिन वो नंबर काट सकता है दोस्त, एक डेढ़ नंबर पर इस। सर कोई इसमें कोई वो नहीं दी ना, हिंट तो दिया नहीं। जैसे AMT अगर रखता है तो हमें पता लग जाता भाई 10 AA आ गया है, 35 AD आ गया है, तो चलो एम टी लगा देते हैं। पर इसका तो कहीं ऐसा लिखा भी नहीं कि स्पेसिफिक।
जब तू देखेगा ना जैसे जो क्वेश्चंस में मतलब होगा, तो तेरे को टर्नओवर से ऑटोमेटिकली हिंट लेनी पड़ेगी। या तो इसका टर्नओवर होता ना 7 करोड़, कितनी लिमिट है याद है? 44 AD की लिमिट। 2 करोड़। 2 करोड़। और अब वो कुछ चेंज हो गई थी, अमेंडेड, अभी मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है, 2 करोड़। हाँ वो 3 करोड़ हुई थी। वो हाँ 3 करोड़ है मतलब कुछ। ठीक है। हाँ तो मैं अभी उसके अंदर नहीं जा रहा, मेरा उतना दिमाग नहीं चल रहा अभी। तो बेसिकली या तो देख तेरा टर्नओवर होता उस अमाउंट से ऊपर, लेकिन मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अब जब पेपर में देखोगे तो आपको इमिडिएटली तेरे को ये दिखेगा। और अलार्म होना चाहिए, अगर आज हमने बात कर ली है और वो मॉड्यूल में है तो हमें सोचना पड़ेगा। और फिर हम ये चीज सोच के परेशान होंगे, बट अच्छी बात ये है कि मैं ये भी तो बोल रहा हूं ना कि ही कैन क्लेम अ हायर अमाउंट। तो मैं इसको सिर्फ वर्किंग दिखा के 8% मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, मेरे को एक सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द पोर्शन ही तो बस 5 मिनट लग रहे हैं ना मेरे उस पे, 2-4 मिनट। चला तो मैं वही रहा हूं ना, नहीं भाई नॉर्मल निकाल। लेकिन एक बार के लिए बस मैंने प्रोविजन को शो ऑफ कर दिया कि हाँ हमें पता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी यही करा ना। इंस्टीट्यूट ने प्रिजम्पटिव कहां पकड़ा? नहीं पकड़ा उसने। सर मतलब जहां भी वो आएगा, जैसे टर्नओवर अगर 2 करोड़ से नीचे आ रहा होगा, वहां हम मान के बता दें यस, एक बार। यस, यस, विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको ये करना पड़ेगा। और इन्हीं के तरीके से, दैट सिंस द एसएससी हैज द ऑप्शन टू शो अ हायर इनकम, ही हैज शोन अ हायर इनकम। 1347 पकड़ लिया उसने। कहिए क्लियर है? फिर अब इसमें ले दे के बात एक वो आती है 48,000 जो इन्होंने ऐड कर दिए, ठीक है इन्हीं के हिसाब से कर लेते हैं अभी ऊपर। लेकिन आप सेट ऑफ मत भूल जाइएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। सर किसी और से कर दो तो कर लेते भाई, किसी और से कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट मल्टीपल ऑल्टरनेट इतने भी नहीं निकालेगा, कैपिटल गेन से कर लेते। ठीक है, नीचे अदर सोर्स से कर लेते। हाउस प्रॉपर्टी तो किसी से भी हो जाता है, इन्होंने किससे करना सही समझा, पीजीबी कर दिया तो कर दिया। आपको 2 लाख रुपए का लॉस सेटअप होता वो दिख रहा है। और फाइनली आपका ये कैपिटल गेन 25, 30, 12,50,000, या GTI 80C की डिडक्शन 50,000 जो हम देख चुके हैं, डबल ई 50,000 देख चुके हैं, 80G 10,000, 1,10,000 की डिडक्शन। और बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, हालांकि ये इस लेवल तक जा सकता है। क्या ये डिडक्शंस 112A इससे मिल रही होगी क्या? नो सर। नहीं मिलती है ना, वो प्रोविजन ध्यान है ना। सो इट इज 1140 कौन 500। ठीक है, 1140 500। अब 1140 सर, कौन 500। सा प्रोविजन? दोस्त, जो आप याद करो कैपिटल गेन्स में ना जब मैं टैक्स निकालना सिखाता था, तुम जीटीआई लेते थे, मतलब टेक ऑल द हेड्स, कैपिटल गेन भी ले लो, बट कौन सी इनकम में नहीं लेता था, 111 है, 112 है और 112, तो मैं जीटीआई निकालता था विदाउट दीज थ्री। फिर मैं डिडक्शन देता था, फिर टोटल इनकम आती थी विदाउट दीज थ्री, और फिर मैं ऐड करता था इन तीनों को, अगर आपको याद आया तो। नहीं आया तो मैं, ध्यान आया? हाँ, थोड़ा बहुत आ गया सर। और अगर नहीं आया तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप चाहे कहीं पे लिख लो या जो भी है, डिडक्शन अंडर 6A is not allowed from capital gains under section 111A, 112A एंड 112। डिडक्शन इसमें से नहीं मिलती है। तो ये जो तुमने टोटल 1,10,000 डिडक्शन दी है, ये तुमने पीजीबीपी में से दी होगी, ये तुमने अदर सोर्स में से दी होगी, कैपिटल गेन से तो कतई नहीं दी, और लॉटरी से तो कतई नहीं दी, क्योंकि जिन पे भी फ्लैट रेट होता है उस पर से डिडक्शन दी ही नहीं जाती है। विच मीन्स 1140 के अंदर आज भी 25,000 है, और 112 कहता था पहला 1 लाख माफ है, तो लॉन्ग टर्म तो निल हो गया। कही ये बात यहां तक समझ आया बच्चे?
तो सिंपल ये कर सकते हैं ना कि मतलब कैपिटल गेन पे अलग ही टैक्स लगे। हाँ, अलग ही कर, हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 25,000 पे नील हो गया, लॉटरी पे 30%। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये समझ आया आपको? इन्होंने उस 48,000 को क्या माना था, एक्सप्लेन्ड या अनएक्सप्लेन्ड? अनएक्सप्लेन। आ गया भाई तुम्हारे कुछ तो टेस्ट के रिजल्ट है ना, ये काउंट्स टेस्ट। कम कम नंबर आए हैं। हम्म, ठीक है, एनीवेज देखें एक बार। ठीक है, 48 पे 60% लगा। ये और ऑडिट में इतने कम बच्चों ने पेपर दिया? हाँ, कम आ रहे हैं अब बच्चे। टैक्स में प्लीज आ जाना बच्चे, प्लीज थोड़ा। मतलब ना, अब लास्ट पेपर होगा, आई अंडरस्टैंड पेपर थोड़े लेट चेक हो रहे हैं, थोड़ा काफी वो है। बट मतलब हम लोग, मतलब मैं लगा हुआ हूँ और बोलता हूँ मैम को कि मैम करो करो और देखना है मुझे। तो मैं ना लास्ट टाइम ना मैं पूरा पेपर एक बार ढंग से स्क्रूटनाइज करके आपको इनपुट देके वो करूंगा। ठीक है, तो देना बच्चे, ठीक है सर मतलब। ये वाला जो टैक्स का पेपर बनाओगे एमसीक्यू लेके बनाना है, आज तक आपने एक भी बिल्कुल एमसीक्यू नहीं दिया। भाई साहब, पूरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है जी, पूरा बनेगा, फुल जोश में हैं हम भी। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, पूरा बढ़िया से पूरा पेपर जैसे आता है। पेपर तो थोड़ा बड़ा बना दूं या पूरा 50 का ही बनाऊं, क्या करूं? 80-90 का कर दो सर। है ना, थोड़ा मतलब लिखे तो। 3 घंटे का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम्म, आएंगे तो छोटा पेपर देने क्या देने आए, मतलब हो जाए 3 घंटे का। ठीक है, 65 तक, 65-70 जो बनेगा वो बना दूंगा। ठीक है, तो आपका बैलेंस उस पे आपने स्लैब लगाया, और 161,500 आया, 28। अब आप देखिए जरा सरचार्ज। ये सरचार्ज इसलिए लग रहा है बच्चे क्योंकि वो जो 60% है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर भाई 25% लगता ही लगता है। तो 28,800 का 25%, 7200 लगा। 168,750 प्लस 6,150, 175। कहिए साहब, क्या ये जो पैटर्न है, क्या लग रहा है आपको, इस अमाउंट तक पहुंचना आसान है क्या इस क्वेश्चन में भी? हाँ, मतलब अगर ये पेपर में आए तो ये पूरा सही हो जाएगा तुम्हारा? सर ये तो मतलब इजी था, इतना मतलब कोई इसमें नहीं था। एकदम सही, एकदम यही नहीं वैल्यू। एकदम सही तो होता ही नहीं सर। वही, एकदम सही नहीं था। एक एक कुछ दो ना कुछ पॉइंट में छूटेगा जरूर। मिस्टेक तब भी हो जाएगी इसमें। हाँ हाँ। है ना, पर मतलब हाँ, अगर ये जैसे पूरा नहीं हो रहा तो फिर नंबर कितने मिलते हैं? अगर तू जैसे लिखने का तरीका अगर इनका ये पकड़ रहा है तो देखो नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर तक, 10 तक मिल जाएगा। जैसे मान लो 5 हेड हैं, 2 हेड गलत हो गए, 3 हेड सही हो गए, डिडक्शन गलत हो गई, वो लोग और ना टैक्स एकदम, तो फिर गलत ही निकलेगा। हाँ, नहीं फिर वो ना गलत करते जाते हैं। नहीं जैसे टैक्स तो लाइबिलिटी तो गलत निकलेगी निकलेगी, क्योंकि अ, मतलब वो उसके ठीक नहीं नंबर नहीं हुआ मिलेंगे, कंप्यूटेशन। उसके नंबर नहीं मिलेंगे फिर, अच्छा। नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो ना, जैसे ही तेरा तेरा एक अमाउंट गलत हुआ ना, तो जैसे तूने जीटीआई लिखा तो वो जीटीआई पे भी ना क्रॉस लगा देता। फिर तूने डिडक्शन तीनों ठीक लिखी है ना, डिडक्शन पे वो राइट लगा देगा। फिर उस पे बोल देगा इस डिडक्शन के मैंने 2 नंबर दे दिए। फिर वो टोटल पे क्रॉस करेगा। लेकिन टैक्स पे तो और नहीं सर करेगा। वर्किंग टैक्स वाले नोट पे के नहीं। वो बना दिए हमने अलग से नोट, वर्किंग नोट 1 2 3, उसके नंबर मिल सकते हैं मिलते हैं, मिलते हैं। कि नहीं? अगर वो तेरा, तूने हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख है और तूने सेट ऑफ करा तो उसको टिक करेगा, और उस पे हो सकता है 1 नंबर दे। अच्छा। तो वो ऐसे स्पेसिफिकली, मतलब टैक्स वाला तो कंप्लीट क्रॉस कर देगा वो। अगर तेरी टोटल इनकम सही नहीं, उसके नीचे टैक्स है, वो कंप्लीट क्रॉस होगा वो। वो ये नहीं देखेगा स्लैब लिखा है, नहीं, वो अमाउंट भी देखेगा, और अगर ऊपर से अमाउंट गलत आ रहा है तो टैक्स के नंबर तो गए, वो 2-3 नंबर तो गए। फिर ऊपर जो गलत है तो मतलब, अगर 2-3 मिस्टेक हो गई तो 7-8 नंबर से ज्यादा मिलने के चांसेस कम है, इससे ज्यादा मिलने के चांस कम है। कहिए साहब, कैसी रही?
क्या हमें पिछले 5 पेपर के क्वेश्चंस फर्स्ट वाले ऐसे डिस्कस करने चाहिए या आप कर लोगे? सर अब डिस्कस नहीं, अब तो लिख के करवाओ आप। मतलब जैसे कैसे? आप भी लिखोगे जब ही तो हम लिखेंगे, फिर साथ में लिख के करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कोई कर आप लें कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो पीवाई चार क्यू पांच। टेस्ट, यार देख मैं किसी और ऑथर के पास जाके टाइम वेस्ट है। ठीक है, पीवाई क्यू करो, आरटीपी करो और खुश रहो। इससे बाहर कुछ नहीं आता, वही वाले क्वेश्चन है। और फिर अभी क्या, अभी वो भी तो चेंज हो गया, पैटर्न पूरा चेंज हो रखा है। जो पुराना आता था, फिर ये मई से शुरू हुआ है, ये तीनों पेपर हमारे जो पड़े हैं, मई सितंबर और जनवरी वाले। मतलब मतलब पेपर अब उस तरीके के आते नहीं है, अब तो डेप्थ पूछ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। पहले थोड़ा स्पेसिफिक हो करता था कि भाई थोड़ा रिपीट भी हो सकता है कुछ। रिपीट ही है भाई ये। मैंने जो तेरे को अभी पर क्वेश्चन कहाँ रिपीट बताया। है? सर नहीं, आज तक कहाँ आया है ये, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आता? 48 में क्या इसमें वो होगा? आप क्वेश्चन वाइज मत देखिए आप। मैंने तेरे को जो भी क्वेश्चन कराया, तू मुझे उसमें नया पॉइंट बता दे। एक भी नया पॉइंट नहीं है, पूरा सर एक मॉड्यूल वो है का है। ना वो, एक तो वो कभी आता नहीं, वो जो सेक्शन 69 लगाया उसने। नहीं आता। मॉड्यूल के अंदर का क्वेश्चन है वो, हाँ 69 वो तो है, का है नहीं। उसका कोई मॉड्यूल क्वेश्चन के थोड़ी ना सर मॉड्यूल में। बिल्कुल है, मॉड्यूल में ऑल्टरनेटिव बने हुए हैं। मैं दिखा दूंगा तेरे को, बने हुए हैं वो। समझ रहे है वो भाई, है वो। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये। और यही अगर मैं बोलूं, डिडक्शन वो 80 उसकी जगह, जी की जगह, डबल ई की जगह डी पूछ लेगा। टीटीए पूछ लेगा, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट दे देगा, नीचे टीटीए पूछ लेगा। तो पैटर्न तो यही है, और ऐसा ही आता था पेपर पहले। 60 नंबर में भी ऐसा आता था, 50 में भी ऐसे ही आ रहा है, कोई उसमें कोई वो चेंज नहीं है वो। ठीक है ना? उसका आप वो जो ओल्ड वाला जो तेरे को लग रहा है सर 60 वाला था, वो बिल्कुल बिंदास कर सकते हो तुम, वैसा ही पैटर्न आ रहा है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। समझ रहे? तो वो तो इंस्टीट्यूट के ऊपर है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे जो पीवाई क्यूज है 6-7 साल के, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस है, वो हम लोग 40-40 मिनट ऐसे करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे रात में। अभी तो तुम कर ही रहे हो, कल भी एक बार मैं आ जाऊंगा फुल फ्लेश। अभी आज 27 है ना, 28 29, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो 2 दिन में कर ही ले फुल फ्लेश वाले। ठीक है बच्चों? ऑल क्लियर टिल हेयर? एंड जीएसटी का भी बच्चे 30 तक प्लीज अपना फोकस उसी पे ही रख लो। ठीक है, डीटी पे मतलब काफी मेहनत करी हुई है, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर दे दो। और 30 को पेपर दे दो, फिर उसके बाद हम जीएसटी की बात भी कर लेंगे, अकाउंट्स की बात भी कर लेंगे। अभी 2-3 दिन आप पहले ना डीटी का कर लो एक बार, ठीक से? चलिए, तो इतना रखते ओके हैं। सर, बाय। बिल्कुल। मिलते हैं जी बहुत ही जल्द, 30 तारीख को मिलते हैं, जरूर 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 आइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। ओके ब्रो, वेलकम, बाय बाय।